Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture 3 of Project Management Software Applications. Students, let's have a recap of what we studied in our last lecture. We discussed what is project. हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, कुछ उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात किया, स्पेसिफिक स्टार्ट, स्पेसिफिक एंड, टेम्पररी एंडेवर, it has got a product or goal or service, start and finish. So कुछ एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस किए इसके. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड व्हाट इज प्रोग्राम. फिर हम लोगों ने देखा कि एक प्रोग्राम क्या है, और हम लोगों ने सीखा कि प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स. उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी पोर्टफोलियो के बारे में कि पोर्टफोलियो क्या होता है. तो इधर हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा जो कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की हम लोगों ने. इसके बाद हम लोगों ने बात की व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखा, कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ हमने कहा, ठीक है. हम लोगों ने एक सीक्वेंस होता है एक्टिविटीज़ का, हमने गुड प्रैक्टिसेस की बात की. सो हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत बातचीत की थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है. एंड देन हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में बात की थी कि विजनरी होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर कैसी होती है, किस तरह से वो टीम को मोटिवेटेड रखते हैं, किस तरह से वो टॉप मैनेजमेंट के सामने अपनी टीम के बेनिफिट्स को सेफगार्ड करते हैं, किस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट का बेनिफिट को सेफगार्ड करना होता है. कुछ बातचीत हमने इसके बारे में की. एंड देन हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट मेक्स अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल. वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह जो कि आपको एक हद तक इस बात पे कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा. एग्जेक्टिव सपोर्ट पे हम लोगों ने बात की थी कि आपकी टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट कितनी है, ठीक है. आपकी टीम के बारे में बात की थी, डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने देखी इस बारे में. एंड देन व्हाट बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स. हम लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं. हम लोगों ने मर्फेज लॉ देखा, पार्किंसंस लॉ देखा, और इसकी एग्जांपल्स देखी हम लोगों ने. देन हम लोगों ने बात की ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाती है, उसका ऑर्गेनोग्राम या उसका ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनता किस तरीके से है, किस तरह से डिपार्टमेंट्स और सब डिपार्टमेंट्स किस तरह से उनको रिलेट किया जाता है. फिर हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, कितनी टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की फंक्शनल टाइप ऑर्गेनाइजेशन टाइप की. ये उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स थी जिनका एक सेट हायरार्की होती है. ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नीचे डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी टीम्स हैं. प्रोजेक्ट्स नॉर्मली हर डिपार्टमेंट अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है. टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक डिविजन्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. जो पावरफुल बंदा होता है वो फंक्शनल मैनेजर होता है. अगर कम्युनिकेशन होनी है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल होगी. वो आप अपने बॉस को बताएंगे, वो उसके बॉस को बताएगा, वो उसके बॉस से बात करेगा, एंड देन इस तरह बातचीत होगी. फिर हम लोगों ने बात की प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. ये वो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनमें ज़्यादा बातचीत आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड हो रही है. ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोजेक्ट की बेस पे डिवाइडेड है. ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें हमने बात की थी कि नो होम, जिनमें आपके लोगों का कोई अपना होम डिपार्टमेंट नहीं है. टीम्स आर हायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट. जब प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है, इधर दे मूव बैक टू द रिसोर्स पूल और दे आर शिफ्टेड टू अनदर प्रोजेक्ट. इसमें हमने देखा कौन ज़्यादा पावरफुल बंदा था हमारा. इसमें हम लोगों ने बात की कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सबसे पावरफुल आदमी है. स्टूडेंट्स, फिर हमने बात की एक मैट्रिक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि हाइब्रिड था फंक्शनल का और प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस का. आज हम लोग क्या देखेंगे, टुडेज आउटलाइन हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स. क्योंकि सबसे पहले जब आप प्रोजेक्ट को शेप अप करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी पड़ेगी वो होगी आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग. सो इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या ज़रूरी है,
फिर हम लोग बात करेंगे WBS के बारे में कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, इसकी क्वालिटीज़, इसको कैसे बनाया जाता है। एंड देन हमारी डिस्कशन होगी WBS डिक्शनरी के बारे में कि WBS डिक्शनरी क्या है, उसका पर्पस क्या है, कैसे बनाया जाता है, वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो कि आपने इंक्लूड करनी है। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कि व्हाट इज प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अगर आपका एक प्रोडक्ट है, आप किस तरह से उसको स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करेंगे, हाउ इट विल लुक लाइक। सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस responsibility assignment matrix. We will discuss what is responsibility assignment matrix, how it is made, what is purpose of it. Students, after that we will discuss about resources. What are resources? How many types are there? Attributes of every resource. And then dependency types. We will discuss how these dependencies will be incorporated in the software. Students, then we will discuss about lag and lead time. What is lag, what is lead time? My dear students, these all concepts which we are discussing over here, including over allocation and resource leveling. कब कोई किसी रिसोर्स को हम कहेंगे ये ओवर एलोकेटेड है, ओवर बर्डनड है, ओवरलोडेड है, और कब हम लोग वो क्या टेक्निक्स होंगी जिनको यूज करते हुए हम लोग रिसोर्सेज को लेवल करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर टॉपिक्स विच आर बिल्डिंग फाउंडेशंस टू यूज द सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली एज पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। सो मूविंग टू our first topic of today's lecture, that is lecture number 3. It is requirement gathering for a project. एक बात याद रखिए कि जब आप प्रोजेक्ट प्लान करने बैठे, जब आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया जाए, जब आपको किसी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया जाए, जब चार्टर इशू हो, तो आप लोगों को एक बेसिक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दी जाएंगी, एक जनरलाइज स्कोप जरूर दिया जाएगा, बट उस जनरलाइज स्कोप को स्पेसिफिक कैसे करना है, उसमें से आपने अपने स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है, आपने ये कैसे अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से पेन पॉइंट्स हैं आपके, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि जरूरी है करना, ये सब चीजें आप कैसे करेंगे, इसके लिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स यूज होंगी। और ये वो चीज है जिसको किए बगैर आप प्रोजेक्ट प्लान करने नहीं बैठ सकते। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट इट इज नेवर लाइक that if your management asks you to plan your project, you just go and sit on Microsoft Project or Primavera or any of project management tool and you start planning it. No, it's not like that. Project management is something big. Before getting to the computer, before getting to the copy pencil, you have to go to all your stakeholders. You have to identify that who are the stakeholders. किसका क्या concern है, who is being positively influenced and who is being negatively affected by the project. And then you have to come up with a strategy कि आपने किस तरीके से सब लोगों से बातचीत करनी है, and keeping in view that strategy and objectives of the project, आप लोगों ने अपने तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को विजिट करना है और कुछ टेक्निक्स यूज करनी है उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाए वो बहुत हद तक ठीक इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि दिस इज फाउंडेशन, एंड आफ्टर दैट यू कैन बिल्ड अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑन इट। सो here are few techniques listed for requirement gathering. There are many more techniques as well. I have listed just few to tell you that which will be the common techniques you'll be using for requirement gatherings of your project. So first technique is interviewing. Students, in interviewing, what normally you do, you go to the stakeholders and ask them questions. You ask them, you just
let them come out their concerns. आप उनसे पूछते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, उनके कंसर्न्स के बारे में, उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में. What do they expect from this project? ये बात करना होती है आपने. So आप what you will do in interviewing, आप अपने इस तमाम ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर के पास स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एंड यू विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट. और हर चीज को आपने रिकॉर्ड करना है किसी न किसी तरीके से. माय डियर स्टूडेंट्स, देन द नेक्स्ट टेक्निक इज focus groups. This is another form of interviewing, but in this technique, help from subject matter experts. Now, what normally you do in interviewing, आप generally लोगों से interviews देते हैं और requirement gather करते हैं. लेकिन जब आप बात करते हैं focus groups technique की, तो आप क्या करते हैं कि आप ऐसे chunk of your stakeholders, ऐसे चंक ऑफ एक्सपर्ट्स जो जिनका वो सब्जेक्ट हो, जिनको उस डोमेन के बारे में नॉलेज हो, आप उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं. बिकॉज वो लोग जिनको नॉर्मली उस डोमेन का इल्म है, उस डोमेन का नॉलेज है, हु आर एक्सपर्ट्स, दे विल कम अप विद क्वाइट गुड इंफॉर्मेशन. सो रिक्वायरमेंट्स आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि नॉर्मल इंटरव्यूइंग में मिस भी हो गई, वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स आपकी गैदर की जा सकती हैं व्हेन यू आर यूजिंग दिस फोकस ग्रुप्स टेक्निक. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टेक्निक वाज इंटरव्यूइंग, सेकंड इज फोकस ग्रुप्स. देन कम्स द ब्रेनस्टॉर्मिंग. व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? ग्रुप थिंकिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज इन फैक्ट ग्रुप थिंकिंग. इट इज नॉट लाइक दैट एवरीबॉडी just come and sit in the room and start shouting. No. It has got set principles. There are some set rules. There are some set ground rules for brainstorming. And the basic purpose is group thinking. You float one idea and then that idea is discussed among that group, and someone else comes up with another idea, and then second and then third and fourth. आपके पास बहुत सारे आइडियाज जमा हो जाते हैं. आप उन तमाम आइडियाज को हर आइडिया बारी बारी डिस्कस किया जाता है और फिर आप एनालाइज करते हैं कि कौन सा आइडिया बेहतर है, कौन सी टेक्निक बेहतर है. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अनदर टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स. स्टूडेंट्स, देन कम्स डेल्फी टेक्निक. व्हाट इज डेल्फी टेक्निक? Request for information is sent to subject experts who participate anonymously. Now, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर इंफॉर्मेशन जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो हैं, बट दे विल रिप्लाई एनोनिमसली. बाज़ औक़ात कहा जाता है कि अगर आइडेंटिटी हाइड कर दी जाए तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से गैदर की जा सकती है. So, in Delphi technique, this is what we follow, and हम करते क्या हैं कि हम लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप चूज कर लेते हैं और उस ग्रुप को हर बंदे को हम लोग अपने क्वेश्चंस, अपने कंसर्न्स, उसको अपनी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेज देते हैं और वो एनोनिमसली वापस भेजता है, सो दैट कोई बायसनेस ना रहे, सो दैट कोई डाउट ना रहे और हमारे पास तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आ जाए. The purpose is to gather exact requirement for the project. You have to keep in your mind the purpose. The purpose is to gather exact information, exact requirement for the project. Then comes mind maps. इसके बाद हम लोग बात करते हैं mind maps की. In mind maps, it's a diagram of ideas. So what normally you say? You say it's a diagram of ideas to help generate, classify or record information. माइंड मैप नॉर्मली क्या होता है कि आप एक सेंटर में अपना मेन आइडिया, मेन प्रोजेक्ट लिखते हैं एंड देन आप उसमें से लीव्स ड्रॉ करते हैं. जो आपके माइंड में मेजर आइडियाज आते हैं आप वो ड्रॉ कर देते हैं एंड देन हर आइडिया को ड्रिल डाउन करते जाते हैं. इट्स अ ट्री ग्रोइंग ऑन एवरी साइड एंड दैट डायग्राम इज कॉल्ड माइंड मैप. और उसको फिर जब आप बाद में ऑर्गेनाइज करते हैं तो कोई इंफॉर्मेशन बाकी नहीं बचती.
जिस तरह से सपोज just let me give you an example. Students, now here is my project. Suppose it is it's a project of construction of house. So I say construction of house. Now I am just drawing the mind map. So first thing would be the design, and then would be the structure, and then you say it's finishing. Now we have divided our project into some smaller ideas. Now we say what we will be doing in the design. We say that in design we will be we will need map, and then we will need structural design, and then we say that we will need the electrical design, and then let's discuss the structure. In structure, the first thing would be foundations, and next thing would be the walls, and then comes the lintel. So that this is how we'll keep growing the map. Now students, there are no set rules for development of mind map. Whatever comes in mind, just keep throwing it on the paper. You will just keep throwing this thing on the paper. As you can see, we just took our project of construction of house, and then we divided it into design, structure and finishing, and then design was further divided into the map, the structural design, the electrical design, and then the structure was divided into the foundation, the walls and the lintel. So this is how we'll keep moving, and then we will further divide the foundation into digging and compactness and concreting, so on. So this is how the mind map will keep growing on every side, and this will document all what comes in your mind to something tangible, and from this you can extract the requirements. So this is one of very beneficial tool for project requirement gathering. Then comes the surveys. We normally conduct the surveys for requirement gathering. We develop a questionnaire, and we distribute that questionnaire to the stakeholder, and then the stakeholders answer the questions on the questionnaire, and we collect that questionnaire back. We create we create the data set for that specific questionnaire, and then हम extract करते हैं यार कि इसमें से हमें क्या information मिल रही है, क्या requirements मिल रही है. So this is how we conduct surveys. Then comes the observation. Another technique for requirement gathering is observations. What normally you do, that if you are gathering a requirement for manufacturing of surgical instruments in Sialkot, what you will be doing? You will just go and stand by some person who is manufacturing the surgical instruments, and you will observe him, that what step he is following, what he is doing, what material he is using, how much time he is spending, and so on. And this thing is called job shadowing. This technique is called job shadowing. In fact, आप करते क्या हैं कि आप जाके जो शख्स काम कर रहा होता है उसके पास खड़े हो जाते हैं, and you silently observe that specific person, और आप देखते हैं कि वो जो काम कर रहा है वो काम किस तरह से किया जाता है, उस काम में क्या चीजें मद्देनजर रखनी होती हैं. Then comes the prototypes. Then this is another technique, that you develop first cut of your product, and you go to the customer, you ask him to use it. The customer use that prototype and comes up with the shortcomings in this prototype, and then this prototype is improved to another level, and then again given,
and then he again tests that specific product, and then it comes back to you to improve it, and so on. So it's a whirlpool sort of model in which you develop a prototype, give it to the customer checks it, identifies the differences, the improvements, and then it gives it back to you. So this is called prototyping model, and prototyping model is very accepted technique, and it is very good technique for requirement gathering of the project. Dear students, once you gathered all the requirements, you have documented all requirements, what next comes is balancing the requirements. Because when you are collecting requirements from many of the stakeholders, everyone will have its own perspective, and there will be things which are different from one, and other one conflicts from that. So there will be contradicting requirements. So here are some few things which you have to perform to balance your requirements. You have to prioritize the requirements. आपने देखना है कि सब के सब लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी, उस इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए कौन सी रिक्वायरमेंट ज्यादा जरूरी है और कौन सी रिक्वायरमेंट्स कम जरूरी है. सो आप लोगों ने प्रायोरिटाइज करना है वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स है विच आर मस्ट, और वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स है विच आर इनटू विश लिस्ट, which are toppings and which are the crust. So you have to understand this thing, and then resolve contradictions. You find out the contradictions, and you have to resolve them to conclude and finalize your requirement set. And then comes project objectives are to be achieved. Next thing is that you have to keep this thing in mind, that all your requirement gathered should be in line with your project objectives. So you have to keep this thing in mind, that the project objective is the most important thing. This is what you have to achieve. My dear students, now moving up to the next thing, that is WBS, work breakdown structure. If I say that this is the most important part of today's lecture, I won't be wrong. In fact, I must say that this is the most important part of whole project planning. This is something without which you cannot move 1 inch even further. This is something which you must know how to draw. This is something on which we will invest our time. This is something which we will discuss a lot today, so that जब हम लोग प्रोजेक्ट का WBS डेवलप करने पे आए तो आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया हो कि वो क्या चीजें हैं which you have to keep in your mind to develop the good WBS. J. Phillips said, running a project without a WBS is like going to a strange land without a road map. So can you imagine that you go to jungle without the road map, without the campus? How you will identify your destination? Would you be able to reach your destination? And how much will be the chances to reach that destination? Students, it's very difficult. It's hard to reach your destination. So, whenever you go to the jungle, you must have a map or compass with you, so that you can get exact directions. And whenever you are planning your project, you must have your WBS along with you, so that you may lead your project to success. Now let's discuss this work breakdown structure into detail. WBS allows you to break down a seemingly overwhelming project into pieces you can plan, organize, manage and control. These 3 lines are very important. WBS allows you to break down a seemingly overwhelming project. आपको एक प्रोजेक्ट बताया जाता है, आपके माइंड में नहीं होता यार कैसे करना है इसको, आखिर क्या क्या होगा इसमें, किस लेवल की डिटेल्स इन्वॉल्व करनी है, व्हाट इज इन एंड व्हाट इज आउट, प्रोजेक्ट है क्या, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. इस तरह का प्रोजेक्ट विच इज ओवरवेलमिंग प्रोजेक्ट डिवाइडेड इनटू पीसेस. कितने पीसेस, किस तरह के पीसेस, हर पीस की क्या क्या क्वालिटीज हैं विच यू कैन प्लान. इतने छोटे चंक्स में डिवाइड कर दें कि हर एक चंक को आप आसानी प्लान कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, मैनेज कर सकें
और कंट्रोल कर सकें। ना ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया और आपने उसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया, और हर चंक जो आपके पास निकला वो चंक उसको आप आसानी से प्लान भी कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, मैनेज कर सकें और कंट्रोल कर सकें। जब आप अपने प्रोजेक्ट के इन तमाम छोटे छोटे डीकम्पोज चंक्स को बखूबी और बआसानी प्लान, मैनेज, ऑर्गेनाइज और कंट्रोल कर सकेंगे, तो इनफैक्ट आपका पूरा प्रोजेक्ट प्लान, ऑर्गेनाइज, मैनेज और कंट्रोल हो जाएगा। इट इज सॉर्ट ऑफ बॉटम अप अप्रोच in which you are managing small chunks and which results into better management of whole project. Okay, it's a top down effort to decompose the deliverables. Now this decomposition is in itself, it's a top down effort. When we say top down effort, that means a bigger chunk will be divided into smaller chunks and then smaller chunks and then smaller chunks and then smaller chunks. So this is a top-down effort to decompose the deliverables and work required to produce them. आप लोगों ने deliverables को और जो काम करना है वो deliverables को produce करने के लिए उनको सब डिवाइड करना है, decompose करना है into smaller tasks, smaller deliverables which are manageable. Got the point? Then it says each work package normally consists of nouns, things rather than actions. Before we concentrate on this point, just have a look on this diagram on your right side. WBS पे सबसे top पे what is there? It's project, construction of house, and then it is divided into one more level. They are called control accounts. You say that it is design, structure and finishing. Now these are three major control accounts. The budget on the project is normally allocated to at the control account level. You will say that this is budget for the designing of house, this is budget for structure of house, and this is budget for finishing of the house. So you allocate budget at control account level. Control account level is very important. Okay, and then these control accounts are further divided into work packages up to certain level. Okay, you have to keep this thing in mind that control account will be further divided into work packages, and after every work package on the leaves there are activities. So on the top there is a project, the second layer there are control accounts, and then all intermediate layers are work packages, and on the leaves there are activities or tasks. And there is another question, that how much to divide? So you have to divide, if a project is of 1 year, then you must go to almost 1 to 2 week activities, no bigger than that. You must decompose your WBS up to the level that every activity lies between 1 week to 2 weeks for a 1 year project. Okay. The WBS dictionary is developed at work package level. We will discuss in detail what is WBS dictionary, how it looks like in our upcoming slides. Now we come back to our third point. Each work package normally consists of nouns, things rather than actions. As a rule of PMI, Project Management Institute, says that the work packages should normally be noun. They should be things rather than the actions. Okay, the activities should be actions to get that noun. Okay, WBS is deliverable oriented. So when you are developing your WBS, you must keep this thing in mind, that your WBS should be deliverables oriented. What is deliverable? The parts of your products, वो चीजें जो आप अचीव करना चाह रहे हैं. As we divided our construction of house project into the design, the structure and the finishing. So every our main deliverable, that was the house, has been divided into smaller
sub deliverables. That is the map, the maps, not the map, in fact the maps. It will include electrical design, structural design, water sewage management design, and etc. And then it comes to the sub deliverable structure. It is a sub deliverable. And then finished house, it is also a deliverable. So your WBS is being developed in a deliverable oriented manner. Okay. WBS is foundation upon which the project is built. Keep this thing in mind that the WBS वो बुनियाद है जिसके ऊपर आपका पूरा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है. So अगर आपका foundation it is like this, whole project will rise like this and it will fall apart. So आप लोगों ने अपने foundation को इस तरह से rock solid रखना है, so that the building you are building on it should be exactly 90 degrees to the normal. Okay, so WBS is foundation upon which the project is built. WBS should exist for every project. You must keep this thing in mind that every project will have WBS. You will never plan a project without WBS. This is subject that how detailed the WBS should be, but there will be the WBS. Keep this thing in mind. Students, keep this thing in mind, okay? Forces you to think through all aspects of a project. Now your WBS in fact compels you to think into all directions, because when you will divide into the main parts and then work packages, खुद ब खुद काम निकलते आएंगे, खुद ब खुद चीज़ें निकलती आएंगी, खुद ब खुद इस तरह से फ्लोर एक्सपैंड करता जाएगा और आप देखेंगे कि एक इंतहाई ब्यूटीफुल WBS बन जाएगा. और वो एस्पेक्ट्स जो कि आपने सोचे भी नहीं थे, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स जिन पे आपका माइंड भी नहीं गया था ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, वो तमाम की तमाम आपके सामने बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगी व्हेन यू विल स्टार्ट डेवलपिंग योर WBS. The WBS can be reused for other projects as well. So if you have developed a good WBS for construction of a house and you start constructing another house, this WBS can be used as reference for that. In fact, this will be a role model and you will develop the new WBS in quite easy manner. So it can be reused as well. So develop it with full heart, because it is a product as well. Then it says, why break up? What is the reason in fact to break up? Improves work management. कोई अगर आपसे पूछता है कि क्यों डिवाइड करें, tell him that it will result into improved management. अब काम आसानी से मैनेज हो जाएगा, बिकॉज छोटे छोटे चंक्स होंगे, वो छोटे छोटे चंक्स छोटे छोटे लोगों को, छोटी टीम्स को, छोटे छोटे ग्रुप्स को एलोकेट कर दिए जाएंगे और हर बंदा अपने उस चंक पे कंसंट्रेट करेगा और डिलीवरेबल को अचीव करने की कोशिश करेगा और ये तमाम के तमाम छोटे टास्क सम अप होके वर्क पैकेजेस की कंप्लीशन में हेल्प आउट करेंगे और ये तमाम के तमाम कंप्लीटेड वर्क पैकेजेस इनफैक्ट आपके कंट्रोल अकाउंट्स को अचीव करने की हेल्प आउट करेंगे और ये तमाम कंट्रोल अकाउंट्स मिलके आपका प्रोजेक्ट को अचीव करने की हेल्प आउट करेंगे. सो मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग रिसोर्सेज एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स. जब आप अपना प्रोजेक्ट को डिवाइड करेंगे तो आपको बड़ा क्लियर अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट आर रिसोर्सेज कंसर्न्स एंड व्हाट आर टाइम कंस्ट्रेंट्स फॉर योर प्रोजेक्ट. किधर किधर किस तरह के एक्सपर्ट रिसोर्स चाहिए होंगे, क्या वो आपके पास है या नहीं है, और उस तरह उस नेचर के रिसोर्सेज को हायर करने में कितना टाइम लगेगा. हायरिंग एंड फायरिंग मेथोडोलॉजीज आप वहां से बना सकते हैं, हायरिंग एंड फायरिंग प्लान्स बना सकते हैं वहां से आप. एंड देन सेट माइलस्टोन्स फॉर प्रोग्रेस. इसी WBS में से माइलस्टोन्स भी निकल आएंगे. इसी WBS में से वो तमाम सिग्निफिकेंट इवेंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच यू विल लेटर कॉल द माइलस्टोन्स. See alternative sequencing. So when you are breaking up your project, you may go for the alternative
सीक्वेंसिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट। आप ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस भी देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे ऐसे करूं तो ये हो जाएगा, चले मैं ऐसे नहीं करता, मैं ये वाला रूट फॉलो करूं तो क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, ये उससे किस तरह डिफरेंट है, किस में टाइम ज्यादा लग रहा है, किस में बजट ज्यादा लग रहा है, किस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट होंगी, ये सब चीजें आपके सामने बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगी। WBS is hierarchical tree structure. This is a tree structure, okay? जो कि इसमें ऊपर प्रोजेक्ट, फिर कंट्रोल अकाउंट्स, देन वर्क पैकेजेस, देन लीव्स, जो कि एक्टिविटीज हैं आपकी। डिवाइड द प्रोजेक्ट स्कोप। आपका प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा स्कोप है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। जब आप इसको फर्दर सब डिवाइड करेंगे तो ये स्कोप भी डिवाइड होता चला जाएगा, साथ साथ ये स्कोप भी डिवाइड होता चला जाएगा। और स्कोप जितना डिवाइड होता जाएगा, उस टीम के लिए उस सब डिवाइडेड स्कोप पे काम करना उतना ही आसान होगा। ओके, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज हाउ द WBS लुक्स लाइक। यू सी देयर इट इज अ MEV स्ट्रक्चरल डिजाइन प्रोजेक्ट, और उसके लिए हमने एक WBS बनाया हुआ है। तो आप देखिए, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रक्चरल डिजाइन, दो कंट्रोल अकाउंट्स आ गए हमारे। ओके, उसके बाद उसके नीचे तमाम के तमाम वर्क पैकेजेस लिखे हुए हैं। देखिए आप कि रिसर्च है, टेस्टिंग है, मैन्युफैक्चरेबिलिटी है, एंड देन आप देखिए टाइप्स ऑफ मटेरियल्स क्या हैं, हिस्टोरिकल यूजेस। आप अपने काम को डिवाइड करते जाते हैं। सो दिस इज हाउ द WBS विल लुक लाइक। स्टूडेंट, दिस इज अ स्नैपशॉट फ्रॉम PMBOK, और इस स्नैपशॉट को यहाँ पे लगाने का जो पर्पस है वो ये है कि यू मस्ट एनालाइज दैट फॉर डिफरेंट फेजेस ऑफ योर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द WBS इज इनपुट। एंड अगर आप इस पे गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके लिए WBS इज अ मस्ट। And when we say that WBS is a must, that means we cannot even execute that process without having that specific input. PMBOK normally divide things into inputs, tools and techniques, and outputs. So when we are talking about input to a process, it is something important. So आप देखिए, एक्टिविटी डेफिनेशन। एक्टिविटी डेफिनेशन के लिए WBS का होना जरूरी है। आप पास वर्क पैकेजेस होंगे तो आप एक्टिविटीज लिस्ट डाउन कर सकेंगे। सो जब भी आप बैठेंगे एक्टिविटी डिफाइन करने के लिए तो आपको WBS की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप रिसोर्स प्लानिंग करने बैठेंगे, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग, रिसोर्स प्लानिंग करने बैठेंगे तो आपको WBS की जरूरत होगी। आप देखेंगे यार किस जगह पे कौन कौन सा रिसोर्स रिक्वायर्ड है मुझे, एंड देन आप देखिए कि कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए आपको WBS की जरूरत होगी। आप देखेंगे निचले लेवल से इस वर्क पैकेज कितनी कॉस्ट आ रही है, इस कितनी आ रही है, इस कितनी आ रही है, सम अप किया टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है, इस टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है, सम अप किया टोटल कंट्रोल अकाउंट कितनी कॉस्ट आ रही है। दिस इज रिक्वायर्ड बजट। बजटिंग में हेल्प आउट करेगा आपको, कॉस्ट बजटिंग में हेल्प आउट करेगा आपको। लुक एट 7.3। सो WBS is very important thing. And then just look at this 11.1, risk management planning. You cannot in fact do proper risk management planning without having a good WBS. जब आपके पास WBS होगा, वर्क पैकेजेस होंगे, एक्टिविटीज होंगी, तो आप रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग में उन सबको यूज करेंगे। हर एक लेवल पे, छोटे लेवल पे रिस्क की मैनेजमेंट करेंगे, उनकी प्लानिंग करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो आपके पास पूरे प्रोजेक्ट के रिस्क निकल आएंगे। वहीं से आप इनका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप इस डायग्राम को अगर देखें तो आपको ये स्नैपशॉट सिर्फ इसलिए दिखाई गई है कि आप इस बात का अंदाजा कर सकें कि WBS कहाँ कहाँ और कितना जरूरी है। वंस यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ WBS, फिर आप लोगों के लिए आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इशू
in developing WBS. Here are some rules for development of WBS. WBS is created with the help of the team. ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजर अपने घर जाएगा या अपने दफ्तर में बैठेगा और बैठ के WBS बना के टीम को कहेगा ये लीजिए प्लीज, ये WBS आ गया आपके लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और ऐसे WBS बनाया जाता है उसमें चांसेस होंगे कि वो WBS बिल्कुल ठीक ना हो। सो जब भी WBS बनाने बैठें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करें, माइंड मैप्स बनाएं, टीम को बिठाएं और एक एक वर्क पैकेज को डिस्कस करें, उसको फर्दर सब डिवाइड करें और करते चले जाएं। एक वर्क पैकेज, दूसरा वर्क पैकेज, तीसरा वर्क पैकेज, चौथा वर्क पैकेज, डिवाइड करते जाएं। जब सब लोग बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से डिवाइड करेंगे एक WBS को, तो WBS बहुत सॉलिड, प्रैक्टिकल और अच्छा बनेगा। द नेक्स्ट रूल फॉर WBS इज फर्स्ट लेवल इज कंप्लीटेड बिफोर द वर्क इज ब्रोकन डाउन फर्दर। सो आपने जो का फर्स्ट लेवल है, आपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल अकाउंट्स में डिवाइड करना है, तो उसको आप कंप्लीट कर लें पहले। फर्स्ट लेवल इज कंप्लीटेड बिफोर द वर्क इज ब्रोकन डाउन फर्दर। सो जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रहे होंगे तो आपने कंट्रोल अकाउंट्स का जो लेवल है उसको पहले डेवलप कर लेना है एंड देन उसके आगे काम शुरू करें, तो आपका WBS बेहतर बनेगा। ईच लेवल ऑफ WBS इज द स्मॉलर लेवल ऑफ अबव। हर जो सब डिवाइडेड लेवल होगा वो ऊपर के लेवल का डिकम्पोज्ड वर्जन होगा, वो ऊपर के लेवल का सब डिवाइडेड वर्जन होगा। एंड देन WBS includes only deliverables that are required by the project. Only. WBS includes only deliverables that are required by the project. WBS में सिर्फ और सिर्फ वो deliverables आएंगे जो कि प्रोजेक्ट की जरूरत है। एंड deliverables not in WBS are not the part of project. वो deliverables जो कि WBS में नहीं लिखे गए, WBS में मेंशन नहीं है, they are not part of the project, they are out of scope. So when we say that, when you are writing down your scope, when you are defining your scope, you must tell what is in and what is out. In fact, you have to tell कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों बातें बतानी है आपने, so that there remains no ambiguity in your project planning. This may lead to bad relationships with the customer. The WBS in the project, the work breakdown structure is central to the development of realistic schedule for the project. Realistic schedule अगर आपने बनाना है तो you need to have a good WBS with you. The WBS consists of an ordered set of activities and tasks based upon a hierarchical decomposition of the phases of the project life cycle. So आपने एक्टिविटीज और टास्क्स जो कि ऑर्डर्ड मैनर में आपके WBS से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है, बेस्ड अपॉन आपका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। वही सारी बात डिस्कस की यहाँ पे दोबारा नए अंदाज में डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट बार बार बताने का मकसद है कि आपको ये चीज इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, it should be on your fingertips. The starting point for the WBS is thus the chosen life cycle model. जिस तरह से आप अपना WBS बनाना स्टार्ट करते हैं वहां से आपका प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल मॉडल है वो डिफाइन हो जाता है एंड द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैन टेक नंबर ऑफ फॉर्म्स। आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा WBS का वो लाजमी नहीं है हमेशा एक जैसा हो। मैं एक WBS बनाऊं, वो WBS डिफरेंट हो सकता है, आप बनाएं, इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट। मेरा बनाने का अंदाज, आपका बनाने का अंदाज फर्क हो सकता है। सो जो द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैन टेक नंबर ऑफ फॉर्म्स, और ये बताएंगे आपको कि आपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन किस तरह से करनी है। स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू WBS डिक्शनरी, कि WBS डिक्शनरी क्या है। दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स
description of the work to be done for each WBS work package. Now this is a document which will provide description of the work to be done for each WBS work package. आपके WBS के हर एक वर्क पैकेज के अंदर क्या क्या काम होगा वो इस डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा. क्लियर? क्यों जी, आपको क्लियर है? परफेक्ट. So now coming to the second point, that is WBS dictionary helps make sure the resulting work better matches what is needed. ये आपको हेल्प आउट करती है, एक टेक्निक है जो कि आपको हेल्प करती है ये समझने में कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो रिक्वायरमेंट्स के साथ कितना मैच कर रहा है. जो आउटपुट आएगा वो आपके रिक्वायरमेंट्स के साथ कितना मैच कर रहा होगा. Students, this is how a WBS dictionary looks like. Just एक सैंपल है. It is not लाजमी, it is not must कि हर WBS डिक्शनरी ऐसी ही लगे. एंड इट इज नॉट मस्ट कि ये तमाम पूरा का पूरा पेज WBS डिक्शनरी का एक ही टाइम पे फिलअप कर दिया जाए. बट ये साथ साथ फिलअप होता रहता है जूं जूं आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग, आपका सर्कल चलता रहता है. ओके, सो जरा इसकी फील्ड्स को थोड़ा देख लीजिए. एक WBS डिक्शनरी जो किसी वर्क पैकेज की बनेगी उसके टॉप पे सबसे पहले कंट्रोल अकाउंट आईडी होगा. अगर आपका प्रोजेक्ट इज एट लेवल 1, देयर आर 3 कंट्रोल अकाउंट्स. वन इज डिजाइन, वन इज स्ट्रक्चर एंड वन इज फिनिशिंग. डिजाइन इज 1.1, structure is 1.2 and finishing is 1.3. So this 1.1, 1.2 or 1.3 of the control account, you will write it over here. Okay. Then comes work package name or number, and then जिस work package के against ये वाली डिक्शनरी बन रही है उसका नेम या नंबर इसी तरह चलता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा. Then 1.1.1, 1.1.2 and then further डिवाइड होता जाएगा. And then you will write the date of update, कि किस डेट कब ये अपडेट की गई लास्ट. एंड रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल, इस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है या कौन सा डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन कम्स द वर्क पैकेज डिलीवरेबल डिस्क्रिप्शन. जो आपका वर्क पैकेज है, वर्क पैकेज डिलीवरेबल है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं आप कि इस वर्क पैकेज में से जो आपको प्रोडक्ट या गोल हासिल होगा वो क्या है. आया वो कोई रिपोर्ट होगी, आया वो कोई और टेंजिबल चीज होगी, क्या बात होगी, वो क्या चीज होगी जिसमें से आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल्स. एंड देन वर्क इन्वॉल्व्ड, कि इस वर्क पैकेज में किस किस तरह का काम इंक्लूडेड होगा, उसकी डिटेल्स. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, कि वो क्या चीज होगी जिसकी बेस पे आप कंसिडर करेंगे कि आपका ये जो वर्क पैकेज है इट इज कंसिडर्ड कंप्लीट. वो क्या चीज होगी. एंड देन अजम्पशंस, वो क्या चीजें हैं जिनको आप अज्यूम करके चल रहे हैं इन दिस वर्क पैकेज, मेंशन करना जरूरी है. इनफैक्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर इज गिविंग इट्स माइंड टू दिस डॉक्यूमेंट. वो इस डॉक्यूमेंट में अपना माइंड डाल रहा है. एंड देन रिस्क, यहां पे आप तमाम के तमाम रिस्क का रेफरेंस देंगे जो कि आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं. ये भी हो सकता है कि रिस्क रजिस्टर और उन सबका रेफरेंस यहां पे आ जाए नंबर वाइज. देन रिसोर्सेज असाइंड, कि कौन कौन से रिसोर्सेज असाइन किए गए हैं इस स्पेसिफिक वर्क पैकेज को. ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आपने पहले दिन ही लिख देनी है. ये साथ साथ आप लिखते जाएंगे बारी बारी, जो जो स्टेज आती जाएगी ये पेज काला होता जाएगा साथ साथ. एंड देन ड्यूरेशन, कि इस वर्क पैकेज का एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कितना है, इस जगह पे आप उसकी डिटेल्स लिखेंगे. देन कम्स द स्केड्यूल्ड माइलस्टोन्स, कि आपका इसका स्केड्यूल्ड माइलस्टोन्स क्या है, वो तमाम के तमाम माइलस्टोन्स इस वर्क पैकेज से रिलेटेड यहां पे आप मेंशन कर देंगे. एंड देन कम्स द कॉस्ट, कि इस वर्क पैकेज के लिए कितना बजट रिजर्व किया गया है, कितने पैसे खर्चने हैं, उसकी डिटेल्स यहां पे आ जाएंगी. एंड देन कम्स द ड्यू डेट, कि ये वर्क पैकेज जो है ये कब कंप्लीट होना चाहिए.
इसकी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट क्या है, व्हेन इट इज ड्यू, वो चीज आप यहां मेंशन करेंगे. एंड देन स्टूडेंट्स कम द इंटरडिपेंडेंसीज बिफोर दिस वर्क पैकेज, आफ्टर दिस वर्क पैकेज. यहां पे आप मेंशन करेंगे कि इस वर्क पैकेज से पहले क्या क्या हो गया होना चाहिए, सिर्फ इसके जो इसके प्रीडिसेसर्स हैं वो आप यहां पे लिखेंगे. एंड देन आफ्टर दिस वर्क पैकेज, इस वर्क पैकेज के बाद क्या क्या होना है, सक्सेसर्स इसके, ये दोनों यहां पे मेंशन कर लेंगे, ताकि जब भी इस वर्क पैकेज की बात की जाए तो इसकी इंटरडिपेंडेंसीज के रिस्क, उनके डिलेज को भी इनकॉर्पोरेट किया जा सके, या इसके डिले को के बाद किस पे क्या डिले आएगा उसको भी चेक किया जा सके. एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजर से इसकी अप्रूवल और डेट. सो इस तरह की WBS डिक्शनरी जब आप बना लेंगे अपने प्रोजेक्ट की हर एक एक्टिविटी की, तो देन आप देखिए कि किसी भी रिसोर्स के लिए किसी वर्क पैकेज, अगर आप उसको सिर्फ इतना कह दें कि वर्क पैकेज 3.1.2.2 पे आपने काम करना है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसके पास एक कंप्लीट डिटेल्ड WBS डिक्शनरी मौजूद है. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग इज एक्टिविटी लिस्ट, कि आपकी एक्टिविटी लिस्ट किस तरह से डेवलप होगी और ये क्या होती है. इट कंटेन्स एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स. एक्टिविटी लिस्ट में आप एक्टिविटी के एट्रीब्यूट्स लिखते हैं कि एक्टिविटी का नाम क्या है, एक्टिविटी की स्टार्ट डेट क्या है, एक्टिविटी की फिनिश डेट क्या है, एक्टिविटी का स्लैक कितना है, एक्टिविटी के अंदर रिसोर्सेज कौन कौन से काम कर रहे हैं, एक्टिविटी के लिए बजट कितना एलोकेट किया गया है, ये तमाम की तमाम चीजें उसमें लिखी जाती हैं. आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को और आप लोग मेरे साथ हैं. द नेक्स्ट थिंग which is important, that is that it defines activity in detail. Your activity list में आप क्या करते हैं, आप एक्टिविटीज को डिटेल में डिफाइन करते हैं और माइलस्टोन्स भी मेंशन करते हैं कि वो कौन कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट हैं जिनका नॉर्मली ड्यूरेशन 0 होगा. ओके, एज डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट लेक्चर. Here is another thing, that is PBS. Can you tell me what is PBS? Yes, it is product breakdown structure. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जिस तरह से OBS बनाया, WBS बनाया, उस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट को भी छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना पड़ सकता है. इसकी ज़रूरत नॉर्मली आपको तब पेश आती है जब आप कॉन्फ़िगरेशन प्लान बनाते हैं अपनी प्रोडक्ट का और अपनी प्रोडक्ट के हर एक पार्ट की नंबरिंग करके अपना एक कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट बना लेते हैं. तो वो कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट ओरिजिनेट होता है इस प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न व्हाट इज OBS. OBS क्या होता है हमारा, जिसमें हम अपने रिसोर्सेज का ब्रेकडाउन बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेकडाउन बताते हैं जिसमें, और लीव्स पे हमारे रिसोर्सेज आ जाते हैं. और फिर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं और लीव्स पे हमारे पास एक्टिविटीज आ जाती हैं. आप जरा अज्यूम कीजिए कि दिस इज माय OBS, okay, and this is my WBS. Now my WBS and my OBS are placed like this. Can I do like this, that I rotate my WBS in this manner? अगर मैं इस तरह से कर दूं, लुक एट द स्क्रीन, क्या हो रहा है कि मेरे पास एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. मेरे पास हर रिसोर्स का एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. अब आप देखिए कि मैं नाउ व्हाट आई कैन डू, लेट्स सी हाउ वी कैन यूज OBS एंड WBS in our resource assignment. Okay, look at this. This is your OBS. Okay, suppose it is like this and it is like this is my resource A, this is my resource B, C and D, and here is my WBS.
Okay, it is like this. This is my task A and task B. Now can you see that I can draw this grid? Can I draw this? Yes. So अगर मैं आपसे ये कहूं कि this is my OBS and this is my WBS. ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे टास्क ए पे रिसोर्स बी और सी काम करेंगे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? मेरे टास्क ए पे बी और सी काम करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि रिसोर्स डी टास्क ए और बी दोनों पे काम करेगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। सो अगर मैं अब यहां से आपसे पूछूं कि टास्क बी पे कौन काम कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे? रिसोर्स डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि टास्क ए पे कौन काम कर रहा है, तो आप कहेंगे रिसोर्स बी, सी और डी। सो इनफैक्ट आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने अपने रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी। आप लोगों ने अपने रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी। सो आप लोग जो चीज हमने पढ़ी अभी कि हम लोगों ने WBS यूज किया और हम लोगों ने बनाना सीखा, हम लोगों ने WBS बनाना सीखा और हम लोगों ने OBS बनाना सीखा। सो क्यों सीखे? इसलिए सीखे कि यहां से हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर सकते हैं आप। और इस चीजों का क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स। ये जो हमारा मैट्रिक्स बना, इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स एक टेबुलर फॉर्म में हो सकता है और उसके अंदर कुछ और डिटेल्स भी ऐड की जा सकती हैं, मगर ब्रॉडली कॉन्सेप्ट ऑफ responsibility assignment matrix is this. It has been emerged from here, and this is basically resource allocation, कि हम लोग टास्क के ऊपर रिसोर्स लगा रहे हैं। हमने टास्क ए पे रिसोर्स बी, सी और डी लगा दिया और टास्क बी पे रिसोर्स डी लगा दिया। यहां से हम किसी एक रिसोर्स की एंगेजमेंट भी निकाल सकते हैं और यहां से हम किसी एक टास्क के ऊपर एलोकेटेड रिसोर्सेज भी निकाल सकते हैं। सो अगर फॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स रैम को अगर फॉर्मली देखें, तो रैम यूजेस द WBS एंड OBS टू लिंक डिलीवरेबल्स एंड और एक्टिविटीज टू रिसोर्सेज। सो वही बात जो हमने पिछली स्लाइड पे करके देखी, दैट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, कि आप रिसोर्सेज को डिलीवरेबल्स या एक्टिविटीज के साथ एसोसिएट कर देते हैं, रिसोर्सेज को एक्टिविटीज पे एलोकेट कर देते हैं। द रैम प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ रिसोर्सेज नीडेड एंड कैन आइडेंटिफाई इफ यू हैव एनफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट। ना यहां से आप अगर आप इसको देखिए तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिस पे काम करने के लिए जिस तरह का रिसोर्स आपको चाहिए वो रिसोर्स मौजूद नहीं है आपके पास, या क्या तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो एक WBS में परफॉर्म की जा रही हैं उन पे काम करने के लिए रिसोर्सेज मौजूद हैं आपके पास, या कौन सा रिसोर्स कौन सा रिसोर्स ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कितना इन्वॉल्व है। क्या आप इस तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ OBS एंड WBS। दिस इज द फर्स्ट थिंग जहां से आपको अंदाजा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, कि एक प्रोजेक्ट पे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, एक प्रोजेक्ट पे कौन रिसोर्सेज किस किस तरह के हो सकते हैं और रिसोर्सेज होते क्या हैं।
resources are the people, equipment, materials, time and cost required to accomplish project tasks and goals. So resources क्या क्या होता है? They are people, material, time, cost, वो तमाम चीजें जो कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के काम आती हैं. They are called resources. Then they are work resources, जिसमें there are people and equipment. So work resources वो resources हैं जो कि effort driven है. When they put effort, project progress करता है. जितना वो काम करते हैं उतना project progress करता है. That's why they are called work resources. And then material resources, they are consumable supplies. ये consumable supplies हैं. Materials like cement, steel, fuel. And then cost. What is the cost resource? The most important resource. पैसे प्रोजेक्ट पे कितने लग रहे हैं. And then time. Even more important than cost. Because you cannot buy it. Time is a sort of resource in the project. So these all, you will be playing with all these resources to plan your project. The person who can juggle between all these resources well, he is the best project manager. Dear students, that is all for today's lecture. Let's have a recap that what we studied in today's lecture. First of all, we discussed the requirement gathering techniques, जिसमें हम लोगों ने इंटरव्यूइंग देखा, जिसमें हम लोगों ने डेल्फी टेक्निक देखा, जिसमें हम लोगों ने सर्वेज पे बात की, जिसमें हम लोगों ने माइंड मैप से बात की, जिसपे हम लोगों ने क्वेश्चनियर्स पे बात की. So they all were techniques of requirement gathering. And then we discussed in detail the WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि WBS पे कैसे डेवलप करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने थोड़ी सी बात की. एंड देन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से OBS और WBS दोनों मिल के किस तरीके से रिसोर्स एलोकेशन करते हैं और क्या बेनिफिट आपको दे सकते हैं. एंड देन हम लोगों ने बातचीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स के बारे में कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स. आफ्टर दैट एट द एंड वी डिस्कस्ड प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, कि प्रोजेक्ट रिसोर्सेज क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं, वर्क रिसोर्स क्या होते हैं, मटेरियल रिसोर्स क्या होते हैं, कॉस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है और टाइम कितना इंपॉर्टेंट है. सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी. Inshallah, we will start onwards in the lecture number 4. Thank you.